हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम FCI AG3 अकाउंट्स फोर्स के लिए PYQs को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हमारी थर्ड क्लास है। दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट थर्ड ऑफ द PYQs ऑफ 2023 क्वेश्चन पेपर, राइट। सो बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू टेल यू कि अगर आप चैनल पे हमारे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारी वीडियोज़ आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। एंड द कंसर्न PDF ऑफ दैट क्लास यू आर गोइंग टू गेट in the Telegram channel. So if you haven't joined the Telegram channel, do join the Telegram channel as well, right? So without delaying further, let's directly jump to the first question of the day. And overall it is the 17th question, so we have already covered our 16 question in the previous classes, right? 17th question says, which accounting standard provides guidance on the calculation and the presentation of earnings per share? EPS की कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन के बारे में किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्कस किया गया है? तो इसमें कुछ लॉजिकल या कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। अगर आपको आता है तो आप बता देंगे, नहीं आता तो नहीं बता पाएंगे। सो लेट मी टेल यू द आंसर इज गोइंग टू बी AS20. दिस इज going to explain you about the calculation and presentation of the EPS, that is earning per share, right? AS10 किस बारे में है? AS10 बहुत easy है और बहुत important भी है, that is PPE. AS12 आपका बात करता है गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में, तो मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ यहाँ। इट टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट्स। AS16 भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द बोरोइंग कॉस्ट, अकाउंटिंग फॉर दी बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो AS16 बोरिंग कॉस्ट हो गया, AS12 हो गया गवर्नमेंट ग्रांट्स का, AS10 हो गया PPE का, और AS20 आपका हो गया EPS के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखने पड़ेंगे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मोस्टली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इट सेज, हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड फॉर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड द प्रोमिसरी नोट? सो यू मस्ट all be aware with the concept of bills of exchange and the promissory note, and if not I'm going to tell you that as well, don't worry. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है ना, बेसिकली एक हमारे पास ये सेलर है और मान लेते हैं ये बायर है, ठीक है। इसको दे देते हैं हम A नाम, इसको दे देते हैं हम B नाम। अब अगर A वाला बंदा कुछ प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है, इसने प्रोडक्ट सेल किया B को, लेकिन B के पास अभी पैसे नहीं है। B कह रहा है मैं आपको दूंगा 2 महीने बाद पैसे। तो A ने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ। क्या सेंड कर रहा हूँ? एक डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट का नाम ही होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें ए सारी डिटेल्स लिखेगा कि मैंने आपको ये सामान बेचा और इसकी पेमेंट आप मुझे 2 महीने बाद करने वाले हो, ठीक है। तो ए ने बिल बनाया ना, तो ये हो गया ड्रॉवर, इसने बिल ड्रॉ किया। अब बी इस बिल को एक्सेप्ट करेगा और वापस भेज देगा किसको? ए को। बी ने किया एक्सेप्ट, तो बी है ड्रॉवी। कौन है? ड्रॉवी, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया, और यही बिल वापस कर देगा ये ए को। एक कॉपी अपने पास रखेगा और एक कॉपी, ओरिजिनल वाली कॉपी ए के पास आ जाएगी और फोटो कॉपी बी अपने पास रख लेगा। अब 2 महीने बाद ए जाएगा बी के पास, कहेगा देखो भैया तुमने ये एक्सेप्ट किया था, 2 महीने हो गए, मुझे पैसे दो वापस, ठीक है। तो ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। और सिमिलरली प्रोमिसरी नोट काम करता है, बस डिफरेंस ये होता है कि प्रोमिसरी नोट में बी खुद ही प्रॉमिस करता है कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दूंगा। ए बिल बना के नहीं भेजता है, बी खुद प्रॉमिस कर देता है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मैच्योरिटी डेट होती है, जैसे 2 महीने में हमने लिया, 2 मंथ्स की हमने मैच्योरिटी ली, बट 2 महीने के अलावा कुछ दिनों का ग्रेस पीरियड भी देता है ए बी को। तो वो कितने दिन का ग्रेस पीरियड है? एंड दैट ग्रेस पीरियड इज 3 डेज। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को, ठीक है, बिल जो है एक्सेप्ट हो गया या फिर बिल ड्रॉ हो गया, और इस डेट से 2 महीने बाद की मैच्योरिटी डिसाइड हुई इन दोनों के बीच में। तो मतलब जो डेट ऑफ मैच्योरिटी होनी चाहिए, अप्रैल के बाद मई के बाद जून, 1 जून होनी चाहिए, बट इस 1 जून में 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी ऐड होता है। तो 1 के बाद 2, 3 और 4, तो जो एक्चुअल में डेट होगी वो होगी 4 जून। पास में आ रही है? क्या होगी? जो मैच्योरिटी डेट होगी इंक्लूडिंग द ग्रेस पीरियड, क्या होगी? 4 जून, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आती है? वेरी गुड। यही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और ये किस एक्ट में आता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, ठीक है। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं, इनफैक्ट जो लिखा नहीं भी हुआ वो भी हम बातें कर चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन को पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करें हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन अ प्रेफरेंस शेयर एंड द इक्विटी शेयर्स? अच्छा, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं ना, जो कंपनी जब इन इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड देती है ना, तो कुछ फिक्स डिविडेंड नहीं होता है, जितना प्रॉफिट बच जाता है
फिर डिसाइड करती है कि कितना परसेंटेज जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें से कितना परसेंटेज देना है, जो नहीं दिया वो रिजर्व में चला गया, कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेफरेंस शेयर्स, इनमें एक फिक्स डिविडेंड रहता है। मान लीजिए 100 रुपये की अगर नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर में अगर 10% डिसाइडेड है डिविडेंड, तो 10 रुपये पर शेयर में इनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा प्रेफरेंस शेयर वालों को। इक्विटी शेयर वालों को नहीं, इक्विटी शेयर वालों को डिपेंड करेगा कितना प्रॉफिट है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो ज़्यादा परसेंटेज मिल सकता है, कम प्रॉफिट है तो कम परसेंटेज मिल सकता है डिविडेंड का, ठीक है। तो डिफरेंस की बात की गई है। ए पॉइंट से प्रेफरेंस शेयर हैव अ फिक्स डिविडेंड, ये तो सही लग रहा है, वाइल इक्विटी शेयर्स हैव अ वेरिएबल डिविडेंड, तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, पहले ही आंसर करेक्ट है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, बट चलो फिर भी पढ़ लेते हैं एलिमिनेशन के लिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बी ऑप्शन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू वोट एट द कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग, नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट नहीं होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट होता है वोट करने का ईजीएम में, ठीक है, बात समझ में आती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट है क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं, रिस्क ज़्यादा है तो उनके पास राइट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होता है। सी पॉइंट से प्रेफरेंस शेयर्स आर रिस्कियर देन इक्विटी शेयर्स, गलत, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को तो फिक्स डिविडेंड मिलने वाला है, वो क्या कहाँ से रिस्क ले रहे हैं, इक्विटी शेयर्स वाले ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। बोथ बी एंड सी भी गलत हो जाएगा, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। चलो क्वेश्चन नंबर 20, दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट इग्नोर्स दी, अच्छा ये होता क्या है, पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, फाइनेंस को मैनेज कैसे करते हैं इसका डिस्कशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया जाता है। कहाँ से आप फंडिंग उठाएंगे, जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका रेशियो क्या होना चाहिए, कितना डेट उठाएंगे, कितनी इक्विटी उठाएंगे, और डेट में भी कितना बैंक लोन लेना है, कितना डिबेंचर इशू करना है, इक्विटी में भी कहाँ से लेना है, कितने टर्म के लिए लेना है, क्या परसेंटेज में लेना है, ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर में आ जाता है। फिर कैपिटल बजटिंग होता है एक चीज़, कैपिटल बजटिंग का मतलब है जो आपने उठाया फंड उसको लगाना कहाँ कहाँ है, फाइनेंस तो कर लिया, किस किस प्रोजेक्ट में लगाना सही रहेगा, लॉन्ग टर्म बेसिस में, मीडियम टर्म बेसिस में, शॉर्ट टर्म बेसिस में, डिपेंडिंग अपॉन द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, सारे डिसीजन लेते टाइम पे दो मेन कॉन्सेप्ट हैं। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसमें प्रोजेक्ट को डिसाइड करते टाइम पे मैनेजर सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी लगनी है और कितना हमको रिवेन्यू जनरेट होगा, जितना इनका डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। भले ये 5 साल बाद की बात हो रही है कि 5 साल बाद इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, अब लॉन्ग लॉन्ग प्रोजेक्ट्स भी होते हैं 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे भी, बट यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट की बात की जाती है। मैनेजर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से सिर्फ प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं, 10 साल बाद 15 साल बाद कितने साल बाद भी, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना वो प्रेफरेंस देंगे उस प्रोजेक्ट को। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जो कि अभी मॉडर्न डे में अप्लाई होता है, यही अप्लाई होता है, इसका नाम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को ओवर टाइम इंक्रीज करना प्रायोरिटी होती है मैनेजर्स की या डायरेक्टर्स की। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में अगर लॉन्ग टर्म के बेसिस में आप कोई प्रोजेक्ट उठा रहे हो तब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को भी लेके चलोगे। व्हाट इज दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अरे जो आज 1 लाख रुपए की वैल्यू है या 10 लाख रुपए की वैल्यू है, 10 साल बाद क्या उतनी ही वैल्यू 10 लाख रुपए की होगी या 1 लाख रुपए की होगी, नहीं होगी। जो आज आप सामान 1 लाख में खरीद रहे हो, इन्फ्लेशन के कारण 10 साल बाद 1 लाख में वो सेम सामान नहीं आ पाएगा, क्या पता वो 2 लाख में आए, क्या पता डबल हो जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 10 साल में डबल हो सकता है, वैल्यू डिक्रीज हो सकती है हाफ से, ठीक है। इन्फ्लेशन अगर हम 6% लेके चलें, अब छोड़ो कैलकुलेशन की बात छोड़ दो अभी, लेकिन 10 साल में इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 1 लाख में जो आज सामान आ रहा है 10 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को लेके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट कंसिडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को, और तब डिसाइड करता है कि क्या प्रोजेक्ट हमें कंसिडर करना है और किसको छोड़ना है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह जो भी डिसाइड करना है। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऐसा नहीं करता है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट इग्नोर्स व्हाट, इज इट गोइंग टू इग्नोर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। सेलिंग जनरल ओवरहेड ये सब तो लेगा ही लेगा, टैक्सेस भी लेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देता है। कौन सा कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये कंसिडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग, अब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं अकाउंटिंग में। रिस्ट्रिक्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स टू दोज दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, अच्छा इसमें सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि उन्हीं को रिकॉर्ड करो जिस ट्रांजेक्शन की मॉनेटरी वैल्यू आप निकाल सकते हो,
तो वही लिखा हुआ है। तो पहला है कि जिस इवेंट को आप फिजिकल एसेट में एक्सप्रेस कर सकते हो, गलत। जिन इवेंट्स को आप मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हो, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसी को बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये होमवर्क क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आपको डिसाइड करना है कि इसका आंसर क्या है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, बट मैं सोल्यूशन रीड नहीं करूँगा आपके लिए, ना ही ऑप्शन रीड कर रहा हूँ। वीडियो पॉज करेंगे आप सब, और तब मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन अक्रूड इंटरेस्ट, और आपके पास है 5 ऑप्शन। वीडियो पॉज करके ऑप्शन पढ़ना है आपको और आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।